केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट में मंजूरी देना, लेकिन जाति आधारित जनगणना जुड़े तमाम प्रश्नों पर स्पष्ट जवाब न देना क्या आरएसएस और बीजेपी की ओबीसी के साथ एक बार फिर धोखाधड़ी करने की योजना है? रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट ने बनाना और सरकारी संस्थाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण करना, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने का षड्यंत्र है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता देने के बाद 50% आरक्षण सीमा समाप्त हो गई, फिर ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं? आज का जो अधिवेशन था मेनली ओबीसी मोर्चा के बैनर तले था। उसमें ओबीसी जातियों को जितने भी जो हमारा लगभग 52% से ऊपर है और हमको जो आरक्षण मिल रहा है लगभग 27% मिल रहा है। कायदे में जो आयोग की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से हम लोग 52% मिलना चाहिए, लेकिन 27% आरक्षण मिल रहा है। जबकि अभी जो 10% आरक्षण जो हुआ है वो आपका हम लोगों ने तो कई सालों की मेहनत के बाद 27% पाया था, लेकिन जो 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ वो 3 दिन के अंदर हो गया। एक दिन में लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, तीसरे दिन उस पर राष्ट्रपति महोदय के साइन हो गए थे। कहने का मतलब है हम लोग इतना संख्या होने के बावजूद भी ना तो राजनीतिक हिस्सेदारी है कोई भी, ना ही शासन प्रशासन में है। तो यही है, हम लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज के लोग जो भी हैं ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अच्छी खासी संख्या है, लेकिन फिर भी हम ना शासन में है, ना प्रशासन में है, ना सत्ता में है। बढ़ती हुई जनसंख्या और शिक्षा के मार्ग में भी आज भी जातिवाद पर टिप्पणी की जाती है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या खैर अलग मैटर है, लेकिन जो आप बता रही हैं जातिगत जो टिप्पणियां हैं और जातिगत जो एक तरीके का शोषण है वो तो हजारों सालों से होता है। यहाँ तक कि हम लोग, मैं खुद डॉक्टरेट हूँ, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का सामना पड़ता है। कई ऑफिस में हम लोगों को जाति का केवल इसलिए कि आप ओबीसी हैं या एससी हैं इसलिए हम लोगों का दंश झेलना पड़ता है। उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं समाज में जिस तरीके से पाखंडवाद फैला हुआ है और हम लोग थोड़ा शिक्षा के प्रति जागरूक भी नहीं है, इसलिए दिक्कतें आती हैं। बाबा साहब ने ब्राह्मण समाज में अपनी परवरिश को देखा और अपने आप को बढ़ते हुए देखा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब तो जो आज हम बोल पा रहे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने संविधान निर्माण किया है और हम लोगों को जो हक और अधिकार देने की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं संविधान के तहत दिया गया है। तो उनको भी ये दंश झेलना पड़ा था। उन्होंने जितना झेला, शायद अगर तुलना करें तो हम लोग तो बहुत कम झेल रहे हैं, लेकिन झेल रहे हैं। मतलब समाप्ति नहीं हुई है अभी तक, लेकिन हम लोग इसीलिए एकत्र हुए हैं कि इसी चीज़ को हम लोग जो पाखंडवाद फैला हुआ है, हम लोग जो पिछड़े हुए हैं, इसको दूर करने के लिए शिक्षा का एक अलग जगह है। आपके मुख्य अतिथि ने बताया आने वाले समय में क्या आंदोलन का किस तरह से तैयारियां? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस तरीके से हक और अधिकार का जो मांग कर रहे हैं, अगर नहीं मिले तो आंदोलन तो करने ही पड़ेंगे। आपने देखा होगा अभी कंपोजिट शराब की दुकानें खुल गई हैं, कंपोजिट स्कूल बना दिए गए हैं, जिससे कि जो प्रधानाध्यापक पद थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। अब क्या हो रहा है, उसके बाद भी ये सरकार ये कर रही है कि ये स्कूल को एक दूसरे में मर्ज कर रही है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, हमारे संगठन भी कर रहे हैं। आप निवासी कहाँ के हैं? हमारा तो मैनपुरी जिला है। मैनपुरी क्षेत्र है। आगामी चुनावों को देखकर किस तरह से क्या देखा जाता है ओबीसी की दृष्टि? देखिए, ओबीसी की हिस्सेदारी सीधी सीधी चुनाव में होती है। ओबीसी वर्ग जिस तरफ चला जाता है उसकी सरकार बनती थी। इसका मैं उदाहरण दे दूं आपको, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, तब ओबीसी समाज उनके साथ में था। बड़े बड़े मंत्री थे, खासतौर से हमारे समाज के बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे मौर्य जी हों, चाहे धर्म सिंह सैनी जी हों, ये सारे के सारे उसमें थे। उसके बाद क्या हुआ, अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उसमें भी ओबीसी की अच्छी खासी भागीदारी थी। और इसके बाद आई ये बीजेपी सरकार, उसमें भी जिधर ओबीसी झुक गया उसकी सरकार बन गई। तो बहुत अच्छी भूमिका है ओबीसी की, लेकिन वही होती है जो ओबीसी को अधिकार चाहिए होते हैं वो आज की तारीख में नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम लोगों का यही एक मान लीजिएगा एक सोच है कि सारे ओबीसी को एकत्र करके उनको जागरूक करना और कहाँ कैसे क्या करना है वो बताना। हमारे समाज का प्लस हम लोगों का प्लस जो हम लोगों के पद दिए गए वो इसी लिए दिए गए कि आप लोग समाज में जाके जागरूक करें। ये ओबीसी का संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, और इसके माध्यम से पूरे देश भर में ओबीसी को जागृत करने का, संगठित करने का और ओबीसी के हक अधिकारों को लेकर संघर्ष करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस संगठन का आज ये उत्तर प्रदेश का 5वां राज्य अधिवेशन आज यहाँ आगरा में हो रहा है। तो किस तरीके से आप लोगों को इसमें पूरे देश भर, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से डेलीगेट साथी आए हैं और इस अधिवेशन में ओबीसी की गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हक अधिकार मिलना चाहिए।
क्या ये बैठकें आने वाले चुनाव को मैसेज देने वाली हैं? नहीं, चुनाव का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो हमारे हक अधिकार हैं वो हमको मिलना चाहिए, और जो लोग हमारे हक अधिकार हमको नहीं देंगे तो चुनाव में हमारे लोग उनको वोट क्यों देंगे। तो ये चुनावी मीटिंग नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन जब हमारे लोग जागृत हो रहे हैं तो हमारे हक अधिकार अगर नहीं देंगे, मान लीजिए EWS को 10% दे दिया, लेकिन OBC 52% है, तो OBC को 52% क्यों नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी? अगर नहीं दे रहे हैं और OBC जाग जाएगा तो क्यों देगा? मांगे हैं आप लोगों की, किस तरह की मांगे हैं? एक तो 52% मंडल कमीशन ने OBC को बताया है, तो जब तक अगली जाति जनगणना नहीं होती तब तक सभी क्षेत्रों में 52% OBC को हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरा, जब मोदी जी हर चीज़ को बेचने पर ही उतारू हो गए हैं कि वो रुकेंगे नहीं, तो निजी क्षेत्र में OBC को और SC ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में भी और देश के तमाम राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन को लेकर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में, जिसमें OBC SC ST के साथ में नाइंसाफ़ी होती है। तो इसका रीज़न है कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं है। जो लोग गलत करते हैं, गलत तरीके से रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों का भी, सरकारी स्कूलों का भी मैसेज चल रहा है, तो कितना फर्क पड़ेगा? ये सरकार दारू के ठीके गांव-गांव में खुलवा रही है। ये सबको नशाखोर बनाना चाहती है, नौजवानों को। ये नहीं चाहते कि पढ़ाने लिखाने का काम करें, क्योंकि ये अगर लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो इनको लड़ाने में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग मिलेंगे। पढ़े लिखे होंगे तो रोजगार मांगेंगे। तो इनकी तो खेती है ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना। सैलरी देते हैं, एक व्यक्ति को 60,000 रुपये सैलरी देते हैं, उसी में सेंट्रल स्कूल कैसे अच्छे हैं? सेंट्रल स्कूल अच्छे हैं ना, कंपटीशन होता है जो है बच्चों के एडमिशन के लिए, बड़े अच्छे अच्छे लोग डालते हैं। नवोदय स्कूल में कैसे अच्छी पढ़ाई होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे ठीक है। डॉक्टर कोई आदमी बन जाता तो सरकारी हाई स्कूल क्यों खोजता है, वो क्यों नहीं प्राइवेट कॉलेज में जाता है? ये कौन सा लॉजिक है? प्राइवेट अच्छे होते हैं, सरकारी खराब होते हैं। आप सैलरी दे रहे हो, आप अच्छी व्यवस्था दो ना। आप ये क्यों नहीं बताते आधा सेशन पार हो जाने के बाद हम किताबें देते हैं? ये तो आप नहीं बताते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि जहाँ 5 टीचर चाहिए वहाँ हम 1 टीचर 2 टीचर से काम करवाते हैं। आप ये नहीं बताते। आप ये नहीं बताते हम टीचरों को दूसरे काम इतना लेते हैं जो उनसे नहीं लेना चाहिए। आप ये नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको अडानी अंबानी अपने दोस्तों को हर चीज़ प्राइवेट में देना है, इसलिए आप नहीं बताते। और आपको बहुजन समाज OBC SC ST को शिक्षा से रोकना है, तो उनके गाँव-गाँव में आप दारू के ठेके खुलवा रहे हो और उनके गाँव-गाँव से स्कूल आप बंद करवा रहे हो। जब दारू के ठीके खुलेंगे तो उनको नशे की लत लग जाएगी, तो आपके हिंदू मुस्लिम की खेती के लिए वो काम आएंगे। पढ़ लिख लेंगे तो कहेंगे हमको नौकरी दो। ये संकट बना हुआ है। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, आप लोग आगे क्या करेंगे? किस तरह से? इसी तरह से हम लोग 1 जुलाई को इन तमाम मांगों को लेकर अभी भारत बंद करने जा रहे हैं और निरंतरता में हम लोगों का अभियान चल रहा है। तो अगर मांग नहीं पूरी होगी तो लोग तो जागृत हो रहे हैं। लोग जागृत हो रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको वोट नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो उनकी सरकारें चली जाएगी। और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनकी सरकारें बन जाएगी। ये नाम? मैं ओमवीर वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे आज किनके तवज्जो में आज ये बैठक आई है? आज ये साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का 5वां प्रदेश अधिवेशन यहाँ पे मना रहे हैं। और चूँकि इस देश में जो पिछड़ों की आबादी है उस अनुरूप पिछड़ों को हक हिस्सा नहीं मिला है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में लोगों को जागृत किया जा रहा है कि वो अपने हक और अधिकार को जाने समझे। चूँकि पिछड़ों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी समस्या ही नहीं जानता है। तो जो पिछड़ों की समस्या है उस समस्या को उनको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं, जिससे वो जागृत होकर अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत हों और उसके बाद उसके लिए जो है संघर्ष करें और अपना जो हक अधिकार है उसको प्राप्त करें। हमारे मुख्य अतिथि जो है वो मेरा नाम छत्रपाल सिंह निषाद है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। क्या कहेंगे, किस तरह से आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा जो है जन जागरण विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर के है और उनके जो हक और अधिकार हैं उनको लेकर के हम ये कार्यक्रम देश भर में
हर राज्य में राज्य अधिवेशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व माननीय चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में ये हम कर रहे हैं।